we are going to start our next chapter, and that is of biology, cell structure and function. सेल पर आने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगी। हम सब हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं। इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें लिविंग होती हैं और बहुत सारी नॉन लिविंग होती हैं। लिविंग और नॉन लिविंग को कैरेक्टराइज करने के लिए हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। लिविंग थिंग्स have some characteristics, on the basis of that we can say that they are living and they are not living. तो हम अपने चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं, वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और बहुत सारी मटेरियल चीज़ों को देखते हैं, टेबल है, चेयर है, बेड है, हाउस है, ब्रिक्स हैं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर हमें कुछ सर्टेन फंक्शंस दिखाई देते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे मूवमेंट, जैसे ग्रोथ, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ये सब जो फंक्शंस हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं, इन फंक्शंस को फुलफिल करने के लिए हमारे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये सब फंक्शन, हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, हम मूव कर सकते हैं। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव कर सकती हैं, बट they are moving with the help of any other material. You can say that car is also moving, but it is moving with the help of fuel, that is petrol. Car itself cannot move. So only living things show certain functions that are possible only with the help of cells. Now, what are the discovery and history of cell? Who discovered it and what is the history of the cell? One English scientist, Robert Hooke, in year 1665 उन्होंने अपने एक बहुत सिंपल से माइक्रोस्कोप में देखा, कॉर्क एक प्लांट होता है, उसकी डेड सेल्स को। तो उन्होंने क्या देखा कि उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। एक्चुअली कंपार्टमेंट सेल उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि सेल का जो मीनिंग होता है वो होता है लिटिल रूम इन लैटिन लैंग्वेज। तो उन्होंने जो ये कंपार्टमेंट्स देखे, उन्होंने इसको नाम दिया सेल। 1665 में उन्होंने ये किया था, लेकिन क्योंकि हमारे पास उस समय कोई बहुत मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप नहीं था, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज नहीं हो पाई और नियर अबाउट 150 ईयर्स तक हम उनकी इस थ्योरी पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया, नहीं कोई और साइंटिस्ट इसके बारे में ज़्यादा पता लगा पाया। नियर अबाउट 1900 में जाकर 150 ईयर्स के बाद लगभग 1800 में जाकर कुछ और डिस्कवरीज इसके ऊपर हुई। तब पहले एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 100 से 1500 टाइम्स तक बड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो पावर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने की, वो 1 लाख से 5 लाख टाइम तक हम उसको बड़ा कर सकते हैं। 5 लाख गुना बड़ा कर सकते हैं किसी भी चीज को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और तब जाकर जब हमारे पास ये कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने, उसके बाद हमें पता लगा ये सेल कैसी हैं और एक्चुअल में इनका क्या स्ट्रक्चर होता है और इनका क्या फंक्शन होता है। जब हमारे पास ये दोनों माइक्रोस्कोप आ गए, तब हमने देखा व्हाट इज अ सेल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, हाउ कैन बी स्टडी। तब उसके बाद हमें सेल के बारे में कुछ चीजें पता लगने लगी। तब सेल का पता लगा कि जो सेल है एक्चुअली ये एक बहुत
छोटी है, सिंगल सेल है, एक सेल का जो साइज है वो बहुत वेरी करता है। अगर हम बैक्टीरिया की सेल देखें वो बहुत छोटी होती है, हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और अगर हम एक एग को देखें, चाहे वो हैन का एग है या ऑस्ट्रिच का एग है, वो बहुत बड़ा होता है साइज में, उसको हम अपने नेकेड आइज से देख सकते हैं। तो जो साइज है सेल का ये बहुत वेरी करता है। एक सिंगल सेल जो है वो एक मिली माइक्रोन से लेकर कितनी बड़ी हो सकती है, 17 बाई 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑस्ट्रिच के सेल का, ऑस्ट्रिच के एग का साइज है, इतनी बड़ी तक होती है। तो कुछ सेल्स ऐसी हैं जो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कुछ सेल्स बड़ी होती हैं जिनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। बट मैक्सिमम सेल्स आर वेरी माइन्यूट एंड दे ओनली कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। नाउ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक ही सेल के बने होते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जैसे आप लोगों ने क्लास 7th में अमीबा के बारे में पढ़ा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द एग्जांपल इज अमीबा। अमीबा के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं, लाइफ के जितने भी फंक्शन है, वो सब उसी एक सिंगल सेल के अंदर ही होते हैं। उसी एक सिंगल सेल में वो फूड खा भी सकता है, उसी के अंदर डाइजेस्ट भी कर सकता है, उसी के अंदर वो उस वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकाल सकता है, उसी से वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है, उसी से रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। होल प्रोसेसेस ऑफ द लाइफ कैन बी डन इन ओनली वन सेल। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन हमारे चारों तरफ बहुत सारी सेल्स से मिले हुए बने सेल ऑर्गेनिजम्स हैं एंड दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ more than 2 or more cells are called multicellular। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, जिनसे मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक सेल जैसी सेल से मिलकर टिश्यूज बना, कुछ अलग अलग टिश्यूज से ऑर्गन बना। ये और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, अगर आप लोगों को याद हो। अलग अलग टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, कुछ ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और कुछ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस लेसन में हम इसी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे और उसके अंदर किस तरह की सेल्स होती हैं, उन सेल्स का शेप क्या है, साइज क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं।